हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि आंसर शीट कैसे लिखें और कितने पेजेस में लिखें, तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगी कि आंसर शीट्स कैसे फिल करी जाती है और कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं आंसर शीट को, ताकि जो टीचर है, एग्जामिनर है, वो अच्छे से इसको मार्क्स आपको दे सके। तो मैं आपको पूरी आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और न्यू अपडेट्स वगैरह जो आती रहती है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रही बात इस चीज़ की कि आंसर शीट आपको कैसे फिल करना चाहिए, कि आंसर शीट्स आपको कैसे भर के आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका सेंटर जहाँ जहाँ पड़ता है, तो आपको उस सेंटर में आधा घंटा पहले पहुँचना है। आधा घंटा पहले इसलिए पहुँचना है ताकि आप अपनी क्लास में इजीली पहुँच सकें। और जब एग्ज़ाम हो रहा होता है, एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले ही सारी टीचर्स क्लासेस में आ चुकी होती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आधा घंटा पहले ही आपको एग्ज़ाम्स में पहुंच सको, ताकि अगर कुछ रिवीजन वगैरह करनी है तो वो कर लो और आपको जो अपनी अपनी क्लास में इजीली पहुंच सको। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक ये चीज़ कि जो टीचर्स 15 मिनट्स पहले आती है ना, तो वो आंसर शीट्स देती हैं फिल करने के लिए। तो आंसर शीट्स फिल करने के लिए जो उसका जो फ्रंट पेज होता है उसको फिल करने के लिए, और जो आपको आंसर शीट्स में जो जो करना होता है वो करने के लिए। और उसके 5 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है हमें। तो आपको क्या करना है कि आंसर शीट जब भी मिलती है तो आंसर शीट्स में जैसे कि फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज आपको पूरा फिल करना है जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद जो आंसर शीट के बैक के पेजेस होते हैं ना, उनके बैक के पेजेस में हमेशा अंडरलाइन करना है। क्या अंडरलाइन करना है? दोनों साइड हमारी जो आंसर शीट है उसके दोनों साइड पे एक एक स्केल के नाप के हिसाब से अंडरलाइन करनी है, ताकि आपको थोड़ा सा गैप मिल जाए, उसमें थोड़ा थोड़ा छोड़ देना दोनों साइड पे। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, और जब भी हिंदी का पेपर हो या इंग्लिश का पेपर हो, तो हमेशा आंसर जब भी कोई सा भी, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो, चाहे पहले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो या दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो आंसर नंबर 1, 2 या 3 जो भी आपको लिख रहे हैं वो ऊपर हेडिंग डालो, ताकि जो एग्जामिनर है, जो हमारे चेक वगैरह करता है, तो उनको उनका डायरेक्टली इफेक्ट उस पर पड़े कि आंसर आपने क्लियरली लिखा है, कि कौन सा आंसर आपने, किसका आंसर कहाँ पे क्या लिखा है। तो आपको अच्छे से ये लिखना है। उसके बाद आपको अगर हिंदी का पेपर है तो हिंदी में, जैसे कि अब कल पेपर है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग गांधी का और हिंदी का पेपर, तो उसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है चीज़ के लिए। अगर मैं हिंदी का एग्जाम्पल रूप दूँ कि पूरा टॉपिक हिंदी का अनुवाद से रिलेटेड है, तो अनुवाद का टॉपिक लिखोगे तो थोड़ा सा प्रस्तावना में उसकी अनुवाद की डिटेल लिखनी है कि अनुवाद का अर्थ क्या होता है। मैंने तो स्टार्टिंग में बता दिया कि प्रस्तावना लिखना है, लेकिन अगर अनुवाद से रिलेटेड फिर कोई टॉपिक आता है तो सबसे पहले आपको अनुवाद लिखना है। और उसका जो अंडरलाइन करके उस टॉपिक को, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं से ही स्टार्ट कर दें आंसर, उसकी एक लाइन नीचे लिखो, ताकि जो आपका हेडिंग है ना वो आपको अच्छे से नज़र आए। और उसके बाद थोड़ा सा गैप देके नीचे से आप 3-4 लाइन जो उसकी डेफिनेशन है वो लिखना है आपको। और जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ अंडरस्टैंडिंग गांधी का, कि कल अंडरस्टैंडिंग गांधी का पेपर है, तो अंडरस्टैंडिंग गांधी में पहला ही चैप्टर स्वराज से रिलेटेड है, दूसरा सत्याग्रह से रिलेटेड है। तो स्वराज के ऊपर टॉपिक जो लिखना है ना, तो वो थोड़ा सा प्रस्तावना लिखना होता है कि स्टार्टिंग में कि क्या डिफाइन करा है, उसमें क्या चीज़ बताई है, गांधी जी की क्या मेंटालिटी है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक लिखना होता है कि प्रस्तावना क्या होता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, कि 4-5 लाइन तो समझ लो कि आपको प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद आता है मेन टॉपिक, कि मेन टॉपिक में आपको क्या लिखना है। कि कुछ भी अगर आप डेफिनेशंस वगैरह लिखते हो 5-6 लाइन कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद मेन टॉपिक आता है, आपको उसकी हेडिंग डालनी है, कि हेडिंग डालने के बाद आपने क्या बताया है, किसके विचार बताए हैं, क्या बताया है, वो सब उसमें लिखना है। और उसके बाद पूरा डिफाइन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और हेडिंग डालने के बाद उसकी एक लाइन नीचे से आंसर स्टार्ट करो, ताकि लगे कि आपका वो मेन पॉइंट जो है उसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद आपको 6-7 लाइन जो भी आपको अपना मेन पॉइंट है वो लिखना है। ये मैंने स्क्वायर शीट तो ओपन करी है, ये है तो A4 साइज़ की शीट, मगर मैंने स्क्वायर शीट ली है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके बाद जब आपको पूरा क्लियर हो जाए कि 5-6 पेज आप जैसे कि आंसर्स लिख लेते हैं, उसके बाद आखिरी में जो लास्ट पॉइंट बचता है ना, लास्ट पेज जो बचता है, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें आपको निष्कर्ष लिखना है कि पूरे टॉपिक का क्या आना है, कि उसके निष्कर्ष में क्या बताया गया था, पूरे मेन टॉपिक्स में आपने क्या बताया है, तो उसका निष्कर्ष लिखना है 6-7 पेज में। 6-7 पॉइंट्स जो है, लाइंस वगैरह उसको भरनी है, और हेडिंग डालने के बाद उसका एक लाइन छोड़ के नीचे से आपको आंसर स्टार्ट करना है। और काफ़ी बच्चों की ये चीज़ डिमांड थी कि काफ़ी बच्चे इस चीज़ के लिए कंफ्यूज थे कि कितने पेजेस में आंसर्स लिखें, कि कैसे आंसर जो हमारा है अच्छे नंबर गेन हम कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एग्ज़ाम
100 मार्क्स का होता है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो पर ईच आंसर जो है, जो क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो ईच कितना हुआ 25। तो 25 मार्क्स का अगर होता है आपको, तो मैक्सिमम आपको 7 पेजेस करके आने ही हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स गेन करना, 7 इनफ है आपके लिए कि आप करके ही आना एक आंसर का। अगर 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है आपका, तो और उसमें से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली 17-18 मार्क्स का मान के चलो कि होता ही होता है अप्रोक्सीमेटली। तो आपको क्या करना है, 6 पेजेस आपको करके ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको एक पेज पे प्रस्तावना लिख देनी है, बाकी जो 4 पेजेस बचेंगे उसमें आपको पूरा डिटेल लिखनी है, मेन पॉइंट्स वगैरह लिखनी है। क्योंकि दोनों तरफ अगर आप अंडरलाइन क्लिक कर देंगे, और तो अंडरलाइन करने से ये होता है कि आपके जो थोड़ा सा आंसर्स लिखने के जो गैप होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं, कि आपको ताकि ज़्यादा पेजेस भरने में आसानी हो, जैसे जैसे आपको जो जो चीज़ें आती जाए आपको वो लिखते जाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको जब भी आंसर्स लिखने होते हैं, आपको बिचम बिच्चा नहीं लिखना है कि टीचर को समझ में भी नहीं आए कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, थोड़ा एक एक जो वर्ड है दूसरे वर्ड को थोड़ा सा बीच में गैप देना है, ताकि आपको ईजिली आप उसे लिख सको। तो आपको ये करना है। तीसरी चीज़ ये थी कि काफ़ी बच्चे इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज थे कि आंसर्स वगैरह हम, अगर हमें समझ में नहीं आता कि आंसर्स वगैरह क्या लिखें, अगर आप हमें आपको कि मतलब आप लोगों को ये नहीं समझ में आता कि आगे आपको क्या लिखना है, तो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स लिख के आ जाना है। ये नहीं कि कुछ भी आप लिख के आ जाओ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको उससे रिलेटेड टॉपिक्स उसमें कवर करना है, ताकि आपको कुछ तो मार्क्स मिले उसमें। और रही बात, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप अगर ऐसे इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और काफ़ी बच्चे कहते हैं कि 6-7 पेज भरना मुश्किल होता है, तो आप 5 पेज करके भी आएंगे ना, तो करके ही आना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि आपको अच्छे मार्क्स गेन कर सको आप। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो 100% आपको अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे आपके। तो आप इस टिप्स को फॉलो ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।